11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से एक रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स और दिलचस्प बात यह है कि अभी 1 साल भी नहीं गुजरा उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। इन एस्ट्रोनॉट्स का सपना था चांद पर कदम रखने का, लेकिन इस वक्त ये एस्ट्रोनॉट्स बेखबर थे इस बात से कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 3,30,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब अचानक इनके स्पेसक्राफ्ट में एक तेज धमाका होता है और पता चलता है कि इनके स्पेसक्राफ्ट का एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है। और दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि धमाके की वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि ये एस्ट्रोनॉट्स हर क्षण धरती से कई किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर चले गए थे कि आज तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया जितना ये गए। इस मिशन के दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स के मन में अब चांद पर लैंडिंग की एक्साइटमेंट तो छोड़ो, अब सवाल ये था कि क्या ये कभी जिंदा धरती पर वापस लौटकर आ भी सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि मैं किस मिशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नासा के अपोलो सीरीज़ के 7th क्रूड मिशन और अपोलो 13 मिशन की। साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया से कमिटमेंट की थी कि वो इस दशक के ख़त्म होने से पहले इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे। साल 1969 में अमेरिका अपने अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और जॉन एफ कैनेडी जिन्होंने दुनिया से कमिटमेंट की थी कि वो सदी के अंत तक इंसानों को चांद पर पहुंचा देंगे, उसे जॉन एफ कैनेडी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मून लैंडिंग के साथ पूरा करते हैं। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 मिशन की इस दिन सेफली और सक्सेसफुली लॉन्चिंग होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लोवेल, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेज और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वीगार्ड। लेकिन इन तीनों की किस्मत भी इतनी ख़राब है कि इन तीनों को पहले इस मिशन के लिए नहीं चुना गया था। इन तीनों से पहले 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें चुना गया था इस मिशन के लिए, लेकिन उन तीनों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बाद में इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मून लैंडिंग के लिए उड़ान भरी। 48 घंटे यानी 2 दिनों तक ये मिशन बिल्कुल सही चला। इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट स्वीगार्ड जब अपने डेली रूटीन की तरह ही सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए एंट्री करते हैं और वहाँ स्वीगार्ड सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन लेवल चेक कर ही रहे थे, वैसे ही एक तेज़ धमाका होता है और स्पेसक्राफ्ट का एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन टैंक्स स्फेरिकल शेप्स के थे और इनके सेंटर में एक हीटर लगा हुआ था जिससे इस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट किया जाता था। उन 2 ऑक्सीजन टैंक में से जो टैंक फटा था उसके अंदर की एक ट्यूब डैमेज हो गई थी। इस टैंक के अंदर कुछ लिक्विड ऑक्सीजन बची रह जाती थी, इसलिए बची हुई ऑक्सीजन को ख़त्म करने के लिए यहाँ एक हीटर का इस्तेमाल किया जाता था। इस मिशन के फेल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस टैंक में लगा थर्मामीटर सिर्फ मैक्सिमम 30 डिग्री तक ही टेम्परेचर मेज़र कर सकता है, लेकिन जब टैंक में लगे हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता था तब टेम्परेचर अप्रोक्स 538 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। लेकिन इस एक्सट्रीम हीट को लॉन्चिंग के टाइम सबने नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में ये छोटी सी मिस्टेक नासा को बहुत भारी पड़ती है। हीटर की एक्सट्रीम हीट के कारण इस टैंक में लगी वायर्स पिघल जाती है और वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसकी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट में लगा एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस टैंक के ब्लास्ट होने के बाद ये तीनों बच जाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट से बाहर लगा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? क्या ये एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आ भी पाए थे या फिर ये तीनों एस्ट्रोनॉट इस हादसे में मारे गए थे? चलिए जानते हैं। ऑक्सीजन टैंक के ब्लास्ट होने के बाद इन एस्ट्रोनॉट्स के पास जिंदा धरती पर लौटने के लिए क्या रास्ते बचे थे? नासा को बड़ा फैसला लेना था कि कैसे इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाया जाए। नासा के पास एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लाने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट को ले जाया जाए और चांद के अराउंड गोल चक्कर लगाकर ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वापस
धरती की ओर लौटा जाए। वहीं दूसरा तरीका था कि स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल दी जाए, मतलब स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमाया जाए। लेकिन दूसरे तरीके में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वापस स्पेसक्राफ्ट को घुमाकर धरती पर लाने के लिए मेन इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में जहां ब्लास्ट हुआ था उसी के पास मौजूद था मेन इंजन। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स की जान को ध्यान में रखकर नासा के द्वारा पहला तरीका अपनाया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट को मून के अराउंड सर्कल लगाकर फिर धरती पर वापस आना था। पर इस तरीके में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस मिशन में इस्तेमाल हुए स्पेसक्राफ्ट के 3 पार्ट्स थे, एक कमांड मॉड्यूल ओडिसी, दूसरा लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस और तीसरा सर्विस मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को कंबाइन करके ऑर्बिटर बोला जाता है, और ये ऑर्बिटर मून के अराउंड इस तरह से ऑर्बिट करता है। इन तीनों क्रू मेंबर्स ने धरती पर बैठे नासा कंट्रोल रूम के ऑर्डर्स पर ओडेसी के गाइडिंग सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया था, ताकि वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व की जा सके, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब तीनों क्रू मेंबर्स एक्यूरस के अंदर शरण लेने के लिए चले गए, लेकिन एक्यूरस के अंदर जो ऑक्सीजन और स्पेस थी वो सिर्फ 2 लोगों को 2 दिनों तक ही जिंदा रख सकती थी। ऐसे में ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। लेकिन इसके बाद लगातार इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी। इनके केबिन के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे इन्हें सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर जैसे तैसे कड़ी मुश्किलों के बाद इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब पहुंच गया। अब इन्हें धरती के ऊपर री एंटर होने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना था, जो था एंट्री का एंगल। ये एंगल 5.5 से 7.5 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। अगर एंगल 5.5 से कम हुआ तो अर्थ इसे वापस बाउंस बैक करके यूनिवर्स में कहीं भी फेंक सकता है, और अगर एंगल 7.5 से ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेयर इसे हवा में ही जला देगा। एस्ट्रोनॉट्स ने इस एंगल को एकदम प्रिसाइसली सेट किया, और फिर धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट बढ़ने लगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ। री एंट्री के दौरान हर एक चीज़ सही जा रही थी। तब तीनों क्रू मेंबर्स एक्यूरस से ओडिसी में वापस चले गए, और इन्होंने एक्यूरस और सर्विस मॉड्यूल को ओडिसी से अलग किया और धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर गए, और अप्रैल 17 ठीक 1:07 पर पैसिफिक ओशन के ऊपर लैंड कर गए। और इसी के साथ इन्होंने एक फेल्योर मिशन को भी हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज करा दिया।